कुछ वीडियोस में हमने इंडक्शन मोटर के सर्किट की बात की, ठीक है, इंडक्शन मोटर के टॉर्क के बारे में बात की है, इंडक्शन मोटर के ऊपर कंडक्ट होने वाले टेस्ट के बारे में बात की है। अब हम कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि मोटर्स के लिए कॉमन होते हैं, जो कि हमने डीसी मोटर में भी कवर किया था। मोटर के 3 एस्पेक्ट कवर करना बहुत जरूरी है, एक तो स्टार्टिंग, एक स्पीड कंट्रोल और एक ब्रेकिंग। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है, कि इंडक्शन मोटर को कैसे स्टार्ट किया जाता है। अब देखो, जब यही टॉपिक हमने सिंक्रोनस के अंदर कवर किया था तो मैंने ये बोला था कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें जब हम लोग करंट अप्लाई करते हैं तो 3 फेज से बनने वाली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इतना तेज घूमती है कि रोटर उसे कैच नहीं कर पाता। लेकिन यही प्रॉब्लम इंडक्शन मोटर के साथ नहीं होती, इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग की जरूरत क्या है, या स्टार्टिंग पढ़ें क्यों? क्योंकि ये तो सेल्फ स्टार्टिंग है, इसमें तो ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है कि ये स्टार्ट नहीं हो पाएगी। सिंक्रोनस चालू नहीं हो पा रही थी, इसीलिए स्टार्टिंग मेथड्स हमने डिस्कस किया। तो यहां रीजन अलग हो जाता है। देखो क्या होता है कि एट टाइम ऑफ स्टार्टिंग, जब मोटर को स्टार्ट करने का टाइम होगा तो उस समय पे रोटर की स्पीड 0 होगी। रोटर की स्पीड 0 का मतलब है कि स्लिप होगी 1। तो जो मैकेनिकल पावर वाला रेजिस्टेंस है R2 डैश 1 बाय S माइनस 1, ये बन जाएगा 0 या ये हो जाएगा शॉर्ट, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। इस वजह से जो इक्विवेलेंट सर्किट है, देखो उसके अंदर क्या होगा, देखो ये हुआ JX1 R1 JX2 R2 डैश, और ये हुआ V1। अगर शंट ब्रांच इग्नोर कर दिया जाए तो सर्किट कुछ ऐसा बचेगा। तो ये जो रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया है R2 डैश 1 बाय S माइनस 1, इसकी वजह से ओवरऑल इंपिडेंस कम हो गई है। यहां पे स्मॉल कर देता हूं। तो इंपिडेंस रिड्यूसेस। अब भाई अगर इंपिडेंस कम हो चुकी है तो जो करंट होगा ISC, तो ISC इज हाई, यानी सप्लाई से आने वाला करंट स्टेटर के अंदर काफी ज्यादा हो जाएगा एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, क्योंकि इंपिडेंस हो चुकी है कम। और ये एक प्रॉब्लम थी जो हमने डीसी मोटर में भी टैकल की थी कि स्टार्टिंग के टाइम पे करंट काफी ज्यादा हाई होता है, इसीलिए वहां स्टार्टर डिजाइन करके स्टार्टिंग करंट को कम करने की कोशिश हम लोग कर रहे थे। सेम प्रॉब्लम इंडक्शन मोटर के अंदर भी होती है। तो इसमें लिखना, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग the current drawn by the motor from the supply is very high, which can damage the motor. So starting techniques are studied in order to reduce the starting current, but at the same time not reduce the starting torque by a large value. starting torque में ज्यादा डिक्रीमेंट नहीं आना चाहिए, पर starting current कम हो जाना चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है स्टार्टर डिजाइन का। अगला पॉइंट, फॉर स्मॉलर इंडक्शन मोटर, ब्रैकेट में लिख लो लेस देन 5 हॉर्स पावर, फॉर स्मॉलर इंडक्शन मोटर द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज स्मॉल, so the motor accelerates faster and hence its speed increases rapidly, due to which speed increases rapidly, due to which slip decreases and the impedance increases. रोटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है? R2 डैश बाय S। तो अगर स्लिप कम होने लगेगी तो R2 डैश बाय S बढ़ने लगेगा। तो रोटर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एंड करंट ड्रॉन बाय द मोटर रिड्यूसेस। अगर रेजिस्टेंस और इंपिडेंस बढ़ने लगेंगे तो मोटर में आने वाला करंट कम हो जाएगा। और यही हमारा प्रॉब्लम है कि स्टार्टिंग में करंट हाई होता है,
तो जो छोटी इंडक्शन मोटर होती है उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती, वो बहुत तेजी से स्पीड पकड़ती है। अगर तेजी से स्पीड पकड़ेगी तो ऑब्वियसली उसका करंट जल्दी ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में आगे लिख लेना, हेंस दीज मोटर्स कैन डायरेक्टली बी स्टार्टेड एट रेटेड वोल्टेज। अगला पॉइंट, फॉर लार्ज इंडक्शन मोटर द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज हाई, ड्यू टू विच these motor accelerate slower and speed slowly increases, due to which large current flows for a longer duration which can damage the motor। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी कि जो ज्यादा करंट है वो मोटर को डैमेज कर सकता है। स्मॉल इंडक्शन मोटर जल्दी स्पीड पकड़ जाएगी तो हाई करंट कम टाइम के लिए रहेगा, लार्ज इंडक्शन मोटर को स्पीड पकड़ने में टाइम लगेगा तो ज्यादा करंट ज्यादा ड्यूरेशन के लिए फ्लो करेगा। और ये हम बेसिक जानते हैं कि हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो टाइम जितना ज्यादा रहेगा लार्ज करंट का उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब एक फॉर्मूला मैं पहले ही डिराइव करवा चुका हूं, द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क is equal to I starting by I full load square S full load। ऐसा फॉर्मूला पहले देख चुके हैं। ठीक है, इसको और डिटेल में अभी मैं समझाऊंगा जब हम स्टार्टिंग मेथड्स के बारे में बात करेंगे। अब देखो, जब स्टार्टिंग की बात है तो हमें ये क्लियर हो गया अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टार्टिंग करंट कम करना है बट एट द सेम टाइम टॉर्क में ज्यादा रिडक्शन ना आए। अब अपने पास दो तरह की इंडक्शन मोटर है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसमें जो स्क्विरल केज वाला पार्ट है ये अपने लिए गेट के लिए रेलिवेंट है, स्लिप रिंग वाला पार्ट गेट के लिए रेलिवेंट नहीं है। यानी स्टार्टिंग और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हमें गेट के लिए कवर करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं स्टार्टिंग ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। अब देखो, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में एक बेनिफिट क्या होता है कि वहां रोटर के टर्मिनल स्लिप रिंग पे खत्म होते हैं। तो स्लिप रिंग पे तुम चाहो तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा सकते हो। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देने से तुम रोटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो। रोटर का रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया तो स्टार्टिंग करंट वैसे ही कम हो जाएगा। यही तो होता है, जितना ज्यादा इंपीडेंस होगा उतना ही कम करंट होगा। लेकिन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी अपने पास अवेलेबल नहीं है जिससे कि हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ पाए। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि स्टार्टिंग करंट इज नथिंग बट V1 बाय रूट ओवर R1 प्लस R2 डैश का स्क्वायर X1 प्लस X2 डैश का स्क्वायर। अब देखो, इंपीडेंस तो मैं बदल नहीं सकता। अभी मैंने बोला इंपीडेंस क्यों नहीं बदल सकते, क्योंकि यहां पे स्लिप रिंग अवेलेबल नहीं है। तो हम ये कह देते हैं टू रिड्यूस IST रिड्यूस V1। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि टॉर्क V1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो एज V1 रिड्यूसेस टॉर्क रिड्यूसेस। तो अब स्टार्टिंग कुछ ऐसी करनी पड़ेगी कि करंट तो कम हो जाए और साथ ही साथ टॉर्क में जो रिडक्शन आएगा, टॉर्क भी देखो कम तो होना ही है, लेकिन टॉर्क में रिडक्शन ज्यादा ना आ जाए, वरना मोटर स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। मैंने पहले भी बताया था कि मोटर को झटके से स्टार्ट करना पड़ता है तो स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए होता है। अब स्टार्टिंग टॉर्क तो तुम्हारा कम हो रहा है, स्टार्टिंग टॉर्क कम हो रहा है तो इतना कम ना हो जाए कि वो लोड को उठा ही ना पाए। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब फ्रिक्शन मोशन को अपोज करेगा तो अगर तुम फ्रिक्शन से कम फोर्स या फ्रिक्शन से कम टॉर्क लगा रहे हो तो डेफिनेटली मोटर कैन नॉट स्टार्ट। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें लिखना देयर आर टू मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। पहला मेथड लिखो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग, दूसरा रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग। यानी एक तो फुल वोल्टेज लगा के चालू करना और एक वोल्टेज कम करके उसको स्टार्ट करना।
अब फुल वोल्टेज लगा के तो खतरा ही है ना, सिंपल सी बात सोचो, पूरी वोल्टेज लगा दोगे तो बहुत हाई करंट फ्लो करेगा जो वाइंडिंग को डैमेज कर सकता है। फिर भी हम फुल वोल्टेज वाला मेथड क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बाकी के सभी मेथड्स को कंपेयर किया जाता है फुल वोल्टेज वाले मेथड से, ठीक है? तो ये फुल वोल्टेज का मेथड एक बार रीड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला मेथड लिख लेना, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग, DOL, ठीक है? अब देखो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो बहुत ही सिंपल, बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। इसके अंदर ज्यादातर स्टूडेंट्स को ना छोटी छोटी कंफ्यूजन होती हैं, तो वो मैं आपको क्लियर करते चलूंगा साथ साथ, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। हर मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है? बस इतना ध्यान रखना है, कर क्या रहे हैं कि वोल्टेज कम कर दें तो करंट कम हो जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ कर नहीं रहे हैं। अब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग में हम क्या कहते हैं, पॉइंट बना के लिख लो, मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं। We apply rated voltage at the time of starting, due to which starting current is very high. डायरेक्ट ऑनलाइन क्यों बोला? कि जितनी वोल्टेज पे इसे चलना था डायरेक्टली उसी वोल्टेज पे मोटर को स्टार्ट किया गया है, यानी रनिंग कंडीशन में ही मोटर को स्टार्ट कर दिया गया है। जैसे सिंपल सी बात सोचो, अगर तुम्हें गेट एग्जाम या ईएसई एग्जाम में अपीयर होना है, तो जो एग्जाम एनवायरमेंट है अगर उसी में तुम तैयारी करते हो तो उसको बोलेंगे ऑनलाइन प्रिपरेशन। ऑनलाइन माने कंप्यूटर से नहीं होता हमेशा, ठीक है? ऑनलाइन का मतलब होता है एक्चुअली अंडर लाइव कंडीशन, ठीक है? जो लाइव कंडीशन होने वाली है उसी में अगर काम किया जाए तो उसको ऑनलाइन बोलते हैं। तो यही सेम चीज है, जिस कंडीशन में मोटर फाइनली चलेगी उसी पे उसको स्टार्ट किया जाए। अब इसमें हम एक पॉइंट और लिखो, इन द इक्विवेलेंट सर्किट वी इग्नोर द शंट ब्रांच ऑफ द सर्किट, वी इग्नोर शंट ब्रांच ऑफ द सर्किट। तो अब देखो जैसा मैंने बताया कि हमारा जो सर्किट बनेगा स्टार्टिंग के टाइम पे स्लिप 1 होती है, तो मैकेनिकल पावर वाला रेजिस्टेंस तो भूल जाओ, ठीक है? ये V1 है। अब मैं कहता हूं अगर ये V1 रेटेड है, if V1 is equal to V1 rated, तो यहां ये जो स्टार्टिंग करंट है I स्टार्टिंग, इसको हम कहते हैं ISC, यानी शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है? इसीलिए मैंने ये बात बोली भी थी कि ब्लॉक रोटर टेस्ट का डेटा ना डायरेक्टली स्टार्टिंग में काम आ सकता है। तो अब ये ISC कितना होगा देखो, लिखें जरा, V1 अपॉन रूट ओवर R1 प्लस R2 डैश का स्क्वायर, X1 प्लस X2 डैश का स्क्वायर, यानी V1 बाय ZSC। ZSC का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस, शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस यानी इंपीडेंस अंडर शॉर्ट सर्किट टेस्ट या ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, इसकी वैल्यू होती है R1 प्लस R2 डैश का स्क्वायर, X1 प्लस X2 डैश का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारे पास ISC आ गया। अब बात यह आती है कि स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क में क्या रिलेशन है। तो देखो क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू एयर गैप पावर बाय ओमेगा एस। अब एयर गैप पावर कितनी होती है, रोटर का करंट इंटू R2 बाय एस। तो हम ये कह देते हैं टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू I2 स्क्वायर बाय एस। तो स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क, I2 स्टार्टिंग ओवर I2 फुल लोड स्क्वायर, स्टार्टिंग पे स्लिप तो 1 होती है तो S तो 1 आ गया, तो बची कौन सी स्लिप, SFL।
अब ये दोनों ही करंट को अगर तुम स्टेटर की तरफ रेफर कर लोगे, अगर दोनों को स्टेटर की तरफ रेफर कर लोगे तो टर्न्स रेशो से करोगे, तो टर्न्स रेशो ऊपर नीचे से कट जाएंगे, तो आई स्टार्टिंग बाय आई फुल लोड स्क्वायर इनटू एसएफएल। अब ये आईएसटी और आईएफएल क्या है? आईएसटी है स्टेटर करंट एट स्टार्टिंग, आईएफएल है स्टेटर करंट एट फुल लोड। ठीक है, ये है टी स्टार्टिंग बाय टीएफएल, आई स्टार्टिंग बाय आईएफएल का स्क्वायर इनटू एसएफएल। अब डीओएल मेथड के अंदर स्टार्टिंग पे कितना करंट फ्लो करता है? शॉर्ट सर्किट करंट के बराबर। तो हम डीओएल मेथड में कहते हैं स्टार्टिंग टॉर्क बाय फुल लोड टॉर्क इज आईएससी बाय आईएफएल स्क्वायर इनटू एसएफएल, ऐसा हम लोग बोल देते हैं। तो ये हमारा रिलेशन आता है फॉर द केस ऑफ डीओएल मेथड। तो ये ध्यान रखना, अगर कभी भी आईएससी का टर्म यूज हो रहा है तो आईएससी कुछ भी नहीं है, अगर रेटेड वोल्टेज पे स्टार्टिंग करोगे तो जो करंट फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड एज आईएससी। अगर कम वोल्टेज पे करोगे तो उसको स्टार्टिंग करंट ही बोल देना, फुल वोल्टेज पे करोगे तो शॉर्ट सर्किट करंट। तो फुल वोल्टेज पे आईएससी इसलिए डिफाइन किया है ताकि अगर कंपैरिजन करें तो आईएससी हमारे लिए एक रेफरेंस बन जाएगा। अब दूसरा लिखना रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग, रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग। अब ये रिजल्ट हमें क्लियर है कि डीओएल मेथड में क्या होने वाला है। अब रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग का मतलब है स्टेटर की वोल्टेज को कम कर दिया जाए। अब वोल्टेज कम करने के कई तरीके होते हैं, तो इसके अंदर फर्स्ट लिखना स्टेटर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस स्टार्टिंग, स्टेटर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस स्टार्टिंग। देखो वोल्टेज कम करने का सिंपलेस्ट तरीका हो सकता है पोटेंशियल डिवीजन। पोटेंशियल डिवीजन दो तरह से कर सकते हो, रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस लगा के। ठीक है, लेकिन इनमें प्रेफर रिएक्टेंस को करते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस लगाने से लॉसेस बढ़ते हैं और लॉसेस बढ़ने से एफिशिएंसी कम होती है। तो इसमें लिखना इन दिस मेथड supply is connected to the stator by means of potential divider which can be implemented either by the use of resistance or reactance, but reactance is preferred because by the use of resistance losses increase and efficiency reduces। बात क्लियर हुई? अब इसको देखो ऐसे दिखा देते हैं कि हमारा स्टेटर तो 3 फेज होता है ना, तो तीनों फेजेस के लिए एक एक पोटेंशियल डिवाइडर हमने लगा दिया। अब मान लो स्टेटर स्टार कनेक्टेड है, वैसे तो देखो जनरली डेल्टा कनेक्टेड लेते हैं, बट अगर मैं पहले ही दे रहा हूं कि चलो स्टार कनेक्टेड है स्टेटर, इस तरह से मैंने दे दिया स्टेटर। अब स्टेटर के अंदर रखा होगा रोटर, तो मैं रोटर का सर्किट नहीं बना रहा, रोटर बस मैंने एक सर्कल से दिखा दिया। अब देखो अगर यहां लाइन टू लाइन वोल्टेज है √3V1, यानी V1 क्या है? V1 इज पर फेस वोल्टेज, इसीलिए स्टार कनेक्शन के लिए मैंने लाइन वोल्टेज लिखी है √3V1। तो मैं कहता हूं यहां पहुंचने वाली वोल्टेज पोटेंशियल डिवीजन की वजह से कम ही होगी, तो √3xV1, x इज द फैक्टर ड्यू टू पोटेंशियल डिवीजन,
ऐसे सोचो, दो रेजिस्टेंस में अगर पोटेंशियल डिवाइड होता है तो क्या लिखते हो, R2 बाय R1 प्लस R2। वो R2 बाय R1 प्लस R2 को ही मैं X कह रहा हूं, तो पोटेंशियल डिवीजन से जो भी रिडक्शन आता है वो फैक्टर कौन है, X है। तो मैं कहता हूं पर फेज स्टेटर वोल्टेज क्या हो गई होगी, स्टेटर में पर फेज वोल्टेज क्या पहुंचेगी, पर फेज वोल्टेज पहुंचेगी XV1। लाइन वोल्टेज को √3 से डिवाइड कर लिया क्योंकि स्टेटर स्टार कनेक्टेड है। अब पहले जब वोल्टेज पहुंच रही थी V1 तो तुमने कहा था कि V1 बाई ZSC को हम कहते हैं ISC। तो सर्किट अभी भी वही है, सर्किट में कुछ चेंज नहीं आया, बस इस सर्किट में जो सप्लाई वोल्टेज पहले लग रही थी अब उससे कम वोल्टेज हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। ये R1 था, JX1, JX2 डैश और ये R2 डैश। अब वोल्टेज V1 ना लगा के लगा दे रहे हैं XV1। तो मैं कहता हूं अब इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, तो I स्टार्टिंग विल बी XV1 ओवर इंपेडेंस R1 प्लस R2 डैश का स्क्वायर X1 प्लस X2 डैश का स्क्वायर, इतना ही करंट फ्लो करेगा। इसको लिख सकते हो XV1 बाय ZSC, तो X इंटू ISC। तो जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो भी कितने रेशो से स्केल हो गया, X के। तो एक पॉइंट ये लिखना, इन दिस मेथड द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट remains same but the supply voltage is scaled by a factor of X, so the starting current is also scaled by the same factor, वो भी X के फैक्टर से ही स्केल हो जाता है। ठीक है, अब अगर ऐसा हो रहा है तो स्टार्टिंग टॉर्क बाय फुल लोड टॉर्क की जब बात करोगे तो ये होता है I स्टार्टिंग बाय IFL स्क्वायर इंटू SFL। तो स्टार्टिंग टॉर्क में अगर तुम करंट की वैल्यू पुट कर दो X इंटू ISC तो स्क्वायर की वजह से बाहर आ जाता है X स्क्वायर ISC बाय IFL का स्क्वायर SFL। अब देखो DOL मेथड में तो क्या आ रहा था, ISC बाय IFL का स्क्वायर इंटू SFL। अब बाहर एक X का स्क्वायर भी आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टॉर्क इज स्केल्ड बाय अ फैक्टर ऑफ X स्क्वायर। हम कहते हैं TST इज स्केल्ड बाय अ फैक्टर ऑफ X स्क्वायर, और स्टार्टिंग करंट में X आ रहा है तो I स्टार्टिंग इज स्केल्ड बाय अ फैक्टर ऑफ X। अब देखो ये इस मेथड की प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम कैसे हो गई, मैंने बोला था मुझे स्टार्टिंग करंट कम करना है बट एक चीज का ध्यान रखते हुए कि स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा कम ना हो जाए। अब x तो एक 1 से छोटा ही फैक्टर होगा, ये जो x है दिस इज लेस देन 1। ठीक है, पोटेंशियल डिवीजन वोल्टेज को गिराता है इसीलिए x इज लेस देन 1। अब मान लो जैसे x हो जाए हाफ, तो करंट में तो हाफ का फैक्टर आ रहा है, टॉर्क में हाफ का स्क्वायर यानी कि 1/4। तो करंट अगर 50% रह गया तो टॉर्क रह गया 25%। ये तो काम ही उल्टा हो गया, करंट को रिड्यूस करना था और टॉर्क को बचाना था। यहां तो करंट में रिडक्शन कम आया, टॉर्क में रिडक्शन ज्यादा आ गया। तो ये वाला एक पॉइंट लिखो, द करंट इज रिड्यूस्ड बाय लेसर अमाउंट as compared to torque, which is undesirable because the objective of starting method it is to reduce the starting current without sacrificing the starting torque। तो ये मेथड कायदे से सूटेबल नहीं है। तो रिड्यूस्ड वोल्टेज के अंदर दूसरा मेथड लिखो, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग। रिड्यूस्ड वोल्टेज का ही दूसरा तरीका ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग। ठीक है,
ऑटो ट्रांसफॉर्मर के टाइम पे मैंने एप्लीकेशन में भी बताया था, इट इज यूज्ड टू स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर देखो जो हमने पढ़ा है वो सिंगल फेज पढ़ा है, वैसे ही ऑटो ट्रांसफॉर्मर 3 फेज के भी होते हैं। तो अभी मैं 3 फेज का एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ कर दे रहा हूं। अब ये सब दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा भाई कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर एक पोटेंशियल डिवाइडर नहीं होता है, वो वोल्टेज को स्टेप अप भी कर सकता है और स्टेप डाउन भी कर सकता है। यहां पे लगाओगे 3 फेज सप्लाई ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी पे, और सेकेंडरी वाइंडिंग तो टैप करके ही निकाली जाती है ना। सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ जाएगा इंडक्शन मोटर का स्टेटर। ये जुड़ गया एक फेज, ये जुड़ गया दूसरा फेज, तीनों फेज जुड़ गए। अब ये स्टेटर हो गया और यहां हो गया अपना रोटर। ठीक है, अब ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर का रेशियो मैं कह देता हूं 1:x। 1:x का रेशियो है। तो यहां अगर एक वाइंडिंग पे वोल्टेज V1 है, यानी कि लाइन वोल्टेज √3V1 है, तो कितनी वोल्टेज सेकेंडरी पे पहुंचेगी? XV1, या दो लाइन के बीच में अगर बात करो तो √3XV1। ठीक है, तो इसमें लिखना, इन दिस मेथड we use a step down auto transformer, we use a step down auto transformer where supply is connected on the high voltage side and the stator of induction motor is connected on the low voltage side. Next point, if the transformation ratio is 1:x, where x is less than 1, then the voltage at the stator of induction motor is xv1, is xv1। अब जैसा अभी देखो मैंने बताया भी था कि वोल्टेज स्केल होने से जो स्टार्टिंग करंट है वो क्या हो जाएगा, इंपीडेंस तो सेम रहती है, ये हो गया x इंटू ISC, ये वाला करंट I स्टार्टिंग, ये x इंटू ISC हो गया। अब ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो रेशियो है वो 1:x है, तो अगर मैं ये जानना चाहूं सप्लाई करंट, तो मैं ये जानता हूं जिस रेशियो से वोल्टेज स्केल होती है उसके उल्टे रेशियो से करंट स्केल होता है। तो वोल्टेज अगर प्राइमरी से सेकेंडरी जाते हुए x हुई है, तो क्या कहोगे, I सप्लाई इक्वल टू, उल्टा रेशियो लोगे ना, सप्लाई साइड पे जा रहे हो तो 1/x ना लेके x/1 लोगे, I स्टार्टिंग यानी x² ISC। तो अब यहां से क्या पता चला, सप्लाई से आने वाला करंट हो गया है x² ISC। और टॉर्क की अगर बात करें तो हम ये जानते हैं स्टार्टिंग टॉर्क बाय फुल लोड टॉर्क इज I स्टार्टिंग बाय I फुल लोड स्क्वायर इंटू S फुल लोड। स्टार्टिंग करंट है x इंटू ISC, तो स्क्वायर की वजह से x² बाहर आ गया, ISC बाय IFL स्क्वायर इंटू SFL। अब यहां से क्या समझ आया कि देखो टॉर्क के अंदर भी x² का फैक्टर आ रहा है और स्टार्टिंग या सप्लाई करंट के अंदर भी x² का ही फैक्टर आ रहा है। तो मैं कहता हूं I सप्लाई इज स्केल्ड बाय अ फैक्टर ऑफ x²। ठीक है, और स्टार्टिंग टॉर्क
is scaled by a factor of x स्क्वायर। यानी अगर x की वैल्यू हाफ लोगे तो टॉर्क भी 1/4 हुआ और करंट भी 1/4 हुआ, तो इसमें अपने को नुकसान नहीं हुआ। पहले क्या हो रहा था कि करंट हाफ हो जाने से टॉर्क 1/4 हो जा रहा था सीधे सीधे, यानी टॉर्क का रिडक्शन ज्यादा था। अब टॉर्क का रिडक्शन कम ना सही लेकिन करंट के रिडक्शन के बराबर आ रहा है, तो दिस मेथड इज बेटर एज कंपेयर टू स्टेटर रिएक्टर स्टार्टिंग। तो इसमें लिखना, इन दिस मेथड the current drawn by the motor from supply and the torque are both scaled by a factor of x square, so the reduction in torque is equal to the reduction in current, which is better as compared to stator reactor starting। ठीक है, लास्ट में ना ये सारे कॉन्सेप्ट में समराइज करवा दूंगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्टेटर में जाने वाला करंट x से स्केल हुआ है और सप्लाई से आने वाला x स्क्वायर से। ठीक है, अब तीसरा मेथड लिखो रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग का, स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है कि जो स्टेटर की वाइंडिंग है उसका कनेक्शन ही चेंज कर दिया जाता है। कभी तो वो कनेक्शन स्टार में रखते हैं तो कभी वो कनेक्शन डेल्टा में। स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसीलिए ये मेथड कहां यूज किया जाता है, जो कि मोटर डेल्टा कनेक्टेड हो। जो भी मोटर डेल्टा कनेक्टेड है वहीं इस स्टार्टर का यूज किया जा सकता है। तो इसमें लिखना, दिस मेथड कैन ओनली बी अप्लाइड टू द मोटर where the stator of the motor is delta connected। अब देखो क्या होता है, जैसे नॉर्मली मोटर मेरी डेल्टा कनेक्टेड है सपोज। ठीक है, ये मोटर नॉर्मली डेल्टा कनेक्टेड है। अब मैं कह रहा हूं कि स्टार्टिंग के टाइम पे इसको स्टार कनेक्टेड रखना है अपने को। फायदा क्या होगा, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, ऐसा क्यों करें। अब भाई सीधी सी बात है, जो हेडिंग डलवाई है वही हो रहा होगा रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग, इतना तो कॉमन सेंस है। लेकिन समझना ये है कि ऐसा कैसे हो पा रहा है, रिड्यूस्ड वोल्टेज की बात कैसे आ रही है। देखो, अगर मैं ये कह दूं कि लाइन वोल्टेज है V1, डेल्टा में तो लाइन और फेज सेम होता है ना, तो यहां क्या होगा, यहां भी अगर लाइन वोल्टेज V1 होगी तो पर फेज में कितनी पहुंचेगी, V1/√3। डेल्टा के अंदर लाइन और फेज दोनों वोल्टेज सेम होती हैं, जबकि स्टार के अंदर फेज वोल्टेज इज लाइन वोल्टेज बाय √3। तो इससे हुआ क्या कि स्टेटर में पहुंचने वाली पर फेज वोल्टेज 1/√3 के फैक्टर से स्केल हो गई, और वोल्टेज अगर स्केल हो गई तो स्टार्टिंग में फ्लो करने वाला करंट भी स्केल हो जाएगा। तो इसमें लिखना, इफ द मोटर इज नॉर्मली कनेक्टेड इन डेल्टा, then at the time of starting the stator winding is kept in star connection। Next point, if the line voltage is same for both the cases, then the phase voltage of star connection is 1/√3 times as compared to the phase voltage of delta connection। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि स्टेटर का जो सर्किट बनेगा, पर फेज जो सर्किट बनाते हैं उसके अंदर वोल्टेज क्या दिखाओगे, V1 ना दिखा के V1/√3। तो अगेन देखो इंपीडेंस तो सेम रहेगी भाई, इंपीडेंस में थोड़ी कोई भी चेंज आया है, बट यहां जो वोल्टेज आनी चाहिए थी V1, अब उसकी जगह क्या आ रही है, V1/√3। आई स्टार्टिंग।
तो अब मैं क्या कहता हूं कि I स्टार्टिंग कितना है, इंपिडेंस तो सेम है लेकिन वोल्टेज है V1 बाय √3 डिवाइडेड बाय ZSC। V1 बाय ZSC होता है ISC, तो ये हो गया ISC बाय √3, ऐसा हो गया। तो ये वाला करंट है I स्टार्टिंग। तो हम कहते हैं इन स्टार कनेक्शन लाइन करंट इज सेम एज फेज करंट, और वो कितना है ISC बाय √3, ये होगा। अब इसके बाद अगर स्टार्टिंग टॉर्क की बात करो, T स्टार्टिंग बाय TFL, क्या फॉर्मूला होता है IST बाय IFL स्क्वायर इंटू SFL। I स्टार्टिंग की जगह पुट कर दो ISC बाय √3, स्क्वायर होने की वजह से √3 बन जाएगा 3। तो देखो DOL मेथड में ISC बाय IFL का स्क्वायर आ रहा था, यहां उसके साथ एक 1/3 का फैक्टर भी आ रहा है। तो क्या कह सकते हो कि स्टार्टिंग करंट T स्टार्टिंग is reduced by a factor of 1/3, 1/3 हो गया। और जो वाइंडिंग में जाने वाला करंट है वो कितना है ISC बाय √3। अब देखो अगर स्टार्टिंग में डेल्टा कनेक्शन ही होता, इफ मोटर इज डेल्टा कनेक्टेड, if motor is delta connected at the time of starting, तब क्या होता, तब स्टार्टिंग करंट जो मोटर में जा रहा होता वो होता, सिंपल है, V1 वोल्टेज लगती डेल्टा में, तो ये होता ISC। लेकिन साथ साथ डेल्टा में एक खासियत और होती है कि लाइन करंट होता है √3 टाइम्स फेज करंट। ये IST तो फेज का करंट है, तो ये जाता √3 ISC, I लाइन डेल्टा। अब अगर I लाइन स्टार और I लाइन डेल्टा का रेशो लिया जाए, स्टार का लाइन करंट है ISC बाय √3, डेल्टा का है √3 ISC, तो ये बनेगा 1/3। तो इसमें एक पॉइंट लिखना, द स्टार्टिंग करंट इन स्टार कनेक्शन फ्रॉम द सप्लाई is reduced by a factor of 1/3, which is the same as the factor of reduction for starting torque। तो हम ये जानते हैं कि सप्लाई से आने वाला करंट I सप्लाई is reduced by a factor of 1/3, ठीक है। डेल्टा में √3 टाइम्स आता और स्टार में 1/√3 टाइम्स आया, तो दोनों का रेशियो कितना बना 1/3। अब कई बच्चे गलती क्या कर देते हैं, ये 1/3 याद रख के चले जाते हैं और बोल देते हैं कि जो स्टार में करंट है वो ISC बाय 3 है वो ISC बाय √3, लेकिन डेल्टा में कितना होता √3 ISC, इस वजह से रेशियो 1/3 का बन रहा है, ठीक है। यहां तक मेरी बात क्लियर है। अब इसके अंदर देखो दिक्कत भी आती है स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर, कि ये मेथड इतना सिंपल एकदम से नहीं होता। क्या होता है, अगर वाइंडिंग को स्टार में रखना है शुरू में और फिर जब मोटर चलने लगे तो उसको डेल्टा में ले जाना है, यानी मोटर के कनेक्शन को चेंज करना है स्टार से डेल्टा जब मोटर हमारी चल रही हो। तो एक तरीका यह हुआ कि वाइंडिंग्स को पूरा डिस्कनेक्ट करके बाद में उसको डेल्टा बना दिया जाए। लेकिन जब वाइंडिंग्स को डिस्कनेक्ट कर दोगे तो स्टेटर का करंट क्या हो जाएगा 0, लेकिन स्टेटर का फ्लक्स एकदम से 0 नहीं हो सकता, बिकॉज फ्लक्स कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली। तो होगा क्या कि करंट तो 0 हो गया लेकिन रेसिडुअल फ्लक्स बच जाएगा। अब ये रेसिडुअल फ्लक्स तुम्हारी स्टेटर वाइंडिंग में EMF बनाएगा। अब तुम वापस से वाइंडिंग को किस में जोड़ोगे, डेल्टा में। जब तुम डेल्टा में जोड़ोगे तो रेसिडुअल फ्लक्स की वजह से उसमें ऑलरेडी एक EMF था।
आइडियली मोटर के सर्किट में V1 और E1 सब्ट्रैक्ट होने चाहिए, यही तो होता है करंट V1 माइनस E1 बाय Z। लेकिन अगर ईएमएफ ऐसा बना कि दोनों ऐड हो गए तो बहुत ज्यादा हाई करंट आ जाएगा, तो ये दिक्कत होती है स्टार डेल्टा स्टार्टर की। दोबारा सुनो, अगर स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है उसे डेल्टा में ले जाना है तो पहले उन वाइंडिंग्स को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दो। सप्लाई से डिस्कनेक्ट तो कर दोगे लेकिन फ्लक्स खत्म नहीं हो सकता, तो उन वाइंडिंग्स में फ्लक्स के कारण ईएमएफ बनेगा ही बनेगा। अब जब दोबारा उनको डेल्टा में जोड़ोगे सप्लाई के साथ, तो सप्लाई वोल्टेज भी और ईएमएफ भी है, ये होने तो सब्ट्रैक्ट चाहिए, लेकिन अगर ये गलती से भी ऐड हो गए तो बहुत हाई करंट स्टेटर में फ्लो करेगा। दैट इज द डिफिकल्टी। तो इसमें लिखना, इनिशियली द मोटर इज स्टार कनेक्टेड and we change the connection to delta when the motor runs at almost 80% of the rated speed, because at that point the slip is low and the rotor impedance is high, R2 by S high हो जाएगा। But if we change the connection before such a speed, then high stator current may flow which can damage the winding। तो पहले इंतजार कर लेना कि 80% तक स्पीड आ जाए और उसके बाद ही स्टार से डेल्टा जाना। अगर जल्दी करोगे तो स्पीड कम होगी, स्लिप ज्यादा होगी, स्लिप ज्यादा हुई तो R बाय S वाली इंपिडेंस कम होगी। इंपिडेंस अगर कम हुई तब क्या होगा, इंपिडेंस कम होने से हमारा जो करंट है वो हाई आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, व्हेन द कनेक्शन इज चेंज्ड फ्रॉम स्टार टू डेल्टा, the windings are disconnected from the supply, but the flux cannot be instantly made zero, so magnetic field continues to exist. This magnetic field causes EMF to be induced in the stator winding which are disconnected from the supply. Next point, now when this winding is connected in delta across the supply, it may happen that terminal voltage and EMF get added, and if such a thing happens, then resultant voltage is high, which causes very high current to flow in the stator winding and can damage the stator winding इसी में फुल स्टॉप लगा के आगे लिख लेना, दिस करंट कैन बी 12 to 15 टाइम्स द फुल लोड करंट। अब बात है इसको अवॉइड कैसे करें, तो नेक्स्ट लिखना, मॉडिफाइड स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो इसमें लिखना, इन दिस स्टार्टर द वाइंडिंग्स आर नेवर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई व्हेन वी चेंज द कनेक्शन फ्रॉम स्टार टू डेल्टा। देखते हैं कैसे होता है। स्टार से डेल्टा जाते वक्त वाइंडिंग को सप्लाई से डिस्कनेक्ट नहीं करना है। देखो स्टार में वाइंडिंग बना रहा हूं, ये स्टार में हो गई। हर वाइंडिंग के या हर फेज के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, फेजेस को नाम दे दो ए, बी और सी। तो ये तो स्टार्टिंग पे ऐसा कनेक्शन रहेगा जहां तीनों वाइंडिंग स्टार में है और रेजिस्टेंस ओपन है। अब मुझे स्टार से डेल्टा जाना है, जब मोटर की स्पीड 80% हो चुकी है तब मुझे स्टार से डेल्टा जाना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करता हूं, ये रेजिस्टेंसेस को भी न्यूट्रल पॉइंट से मैं जोड़ देता हूं। देखो क्या होगा,
ये रेजिस्टेंसेस को भी मैं न्यूट्रल पॉइंट से जोड़ दे रहा हूं। ठीक है, ये वाइंडिंग, ये रेजिस्टेंस, ये वाइंडिंग और ये रेजिस्टेंस, तो ये सारे के सारे किससे जुड़े हुए हैं? न्यूट्रल से। तो रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गया ना वाइंडिंग के। अब मैं क्या करता हूं, ये जो बीच वाला स्विच है जिसमें कि सारे कनेक्शन न्यूट्रल से जुड़े हुए हैं, ये सबको मैं ओपन कर देता हूं। तब कनेक्शन कैसा दिखेगा? ये जो बीच वाला ट्रायंगल है ना, इसको हटा दो, यानी कि सबको न्यूट्रल से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। ये सब न्यूट्रल से डिस्कनेक्ट हो गए। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंसेस हैं अब इनको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। जैसे ये पहले ओपन थे स्टार में, डेल्टा में इनको शॉर्ट कर दो। अगर ये रेजिस्टेंसेस को तुम शॉर्ट करोगे तब होगा क्या? अभी देखो ये एक लूप बन रहा है जिसके अंदर 3 वाइंडिंग और 3 रेजिस्टेंस है। तो अगर रेजिस्टेंसेस को शॉर्ट कर दोगे तो लूप में बचेंगी सिर्फ वाइंडिंग। तब क्या होगा? तब देखो ये वाला पॉइंट ले लो, जैसे ए बी सी। अब ए से ये वाइंडिंग बी तक, बी से दूसरी वाइंडिंग सी तक, सी से तीसरी वाइंडिंग ए तक। तो ऐसा हो जाएगा, ए से एक वाइंडिंग बी, बी से एक वाइंडिंग सी, सी से एक वाइंडिंग ए। देखो एक क्लोज लूप पहले ही बन चुका था, बट क्लोज लूप के अंदर तुम्हारे पास 3 रेजिस्टेंस थे और 3 रिएक्टेंस थे या 3 वाइंडिंग थी। अब हमारे पास क्या है, जब रेजिस्टेंसेस को शॉर्ट कर दिया तो सिर्फ वाइंडिंग बची। जब वाइंडिंग एक क्लोज लूप में आ गई तो ये क्या बन गया? डेल्टा। तो इस तरह से स्टार से डेल्टा जाते हैं विदाउट डिस्कनेक्टिंग द वाइंडिंग फ्रॉम द सप्लाई। देखो मैंने सप्लाई के टर्मिनल कहीं भी नहीं हटाए थे, वो कनेक्टेड ही थे। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल पर्पस से इंपॉर्टेंट है। ये जो मॉडिफाइड स्टार्टर है इस पे एज सच क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा। अब देखो मैं कुछ कॉन्सेप्ट समराइज करा देता हूं तुम्हारा, कि सारे मेथड के अंदर क्या क्या चीजें याद रखने की हैं। तो समरी करके लिख लेना कि क्या क्या पॉइंट याद रखे जाएंगे। तो मेथड, फिर आई स्टेटर, आई सप्लाई, और फिर टी एस टी बाय टी एफ एल। ठीक है, सबसे पहला मेथड होगा अपना डीओएल मेथड। स्टेटर में करंट जाता है आईएससी, सप्लाई से भी आता है आईएससी, ये होता है आईएससी बाय आईएफएल का स्क्वायर एसएफएल। दूसरा मेथड स्टेटर रिएक्टर, स्टेटर में करंट जाता है एक्स आईएससी, सप्लाई से भी आता है एक्स आईएससी, लेकिन यहां हो जाता है एक्स स्क्वायर आईएससी बाय आईएफएल का स्क्वायर इंटू एसएफएल। तीसरा मेथड ऑटो ट्रांसफॉर्मर, तो यहां स्टेटर में करंट जाता है एक्स आईएससी, सप्लाई से आता है एक्स स्क्वायर आईएससी, और ट्रांसफॉर्मर टॉर्क का रेशो हो जाता है ऐसा। अब इसके बाद लास्ट स्टार्टर स्टार डेल्टा, स्टेटर में जाता है आईएससी बाय √3, सप्लाई से भी आता है आईएससी बाय √3, और यहां होता है 1/3 आईएससी बाय आईएफएल स्क्वायर एसएफएल। लेकिन इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है कि आई सप्लाई स्टार अपॉन आई सप्लाई डेल्टा, अगर स्टार और डेल्टा वाले करंट्स का रेशो लें तो वो 1/3 आता है। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले से तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जितने भी स्टार्टिंग पे आते हैं। स्टार्टिंग पे वैसे देखो इसके अंदर कम ही क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, बट जो भी होते हैं फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो इतना याद रखोगे क्लियर रहेगा। ठीक है,
तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर इतनी नॉलेज होना सफिशिएंट है, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।